जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रिंकी पांडे है और हमारे YouTube चैनल डाउट काउंटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भूगोल का जो टॉपिक लिए हैं उसमें आपको हम फैक्ट भी कराएंगे और लास्ट में आपको उसका रिवीजन करवाएंगे MCQ के रूप में। तो आप एंड तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। तो ये है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसका जनरल इंट्रोडक्शन आज हम आपको बताएंगे। भारत जो है हमारा एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। मतलब भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि एक दक्षिण एशियाई देश है। यह जो है अगली पॉइंट ये है कि यह चतुष्कोणीय आकृति वाला हिंद महासागर में उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तर में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और अगर देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ये जो हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ है? इसके हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि के हिसाब से कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में है। अगला पॉइंट है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा यानी चीन के बाद बड़ा देश है। तो हमको आइए बताते हैं कि ये हम किस क्रम में कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? ये रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है। यानी 6 देश के बाद हमारा भारत जो है 7वें नंबर पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये जो दिया गया है इसमें कि दूसरा बड़ा देश है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। और नया जो डाटा आया है उसके हिसाब से भारत ही जो है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश है। अगला पॉइंट है कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मतलब ये तो घटता बढ़ता रहता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं घटते बढ़ते रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद जो हमारा राज्य है वो 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है और लद्दाख है। तो इन सबको मिला के ये 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं बन गए हैं। अगला पॉइंट है कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश को निर्मित किया गया है। और हमारे वीडियो के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगला पॉइंट है भारत का कुल क्षेत्र जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसको याद करने से दो दो अगर पॉइंट में याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो सकता है। तो 32,87,263, 32,87,263 आप कई बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। यानी पूरे संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है 2.4% है। अगला पॉइंट है भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2000 जनगणना के हिसाब से ये भी रखा गया है। तो भारत की जो जनसंख्या है, अगर देखा जाए विश्व की जनसंख्या के हिसाब से, तो ये केवल 17.5% जनसंख्या ही भारत में निवास करती है। अगला पॉइंट है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक ये कितना है? 2,933 किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो ये विस्तार है उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। यानी इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, 3 2 1 4 कह के ऐसे याद कर सकते हैं। और ये दूसरा जो है इसको 2933, पहले को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 3214। 3214 अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे जबान पे बैठ सकती है। तो 3214
इतना, ये कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 29-33 किलोमीटर। अगर बार बार इसको करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगला ये चीज जो है ग्राफ में समझाया गया है कि मतलब अक्षांशी जो विस्तार है और देशांतरी विस्तार। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से जो पाकिस्तान का कब्जा है वो कितना है, वो है 78,114 वर्ग किलोमीटर है। तो ये याद करने में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्या है, पाकिस्तान का जो है गैर कानूनी ढंग से ये कब्जा वाला क्षेत्र है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को जो दिया गया क्षेत्र है वो 5,180 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 5,180 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से देखा जाए तो चीन के कब्जे वाला कितना है, 37,555 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 37,555 वर्ग किलोमीटर। आइए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्र है गैर कानूनी ढंग से जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर है। और जो चीन को दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा वो है 5,180 वर्ग किलोमीटर है। तो और क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से अगर देखा जाए चीन के कब्जे वाला कितना है तो वो है 37,555 वर्ग किलोमीटर शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2000 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है गांव की जो संख्या थी वो थी 6,40,932। यानी ये आंकड़ा जो दिया गया है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। तो नया डाटा अगर आ जाएगा तो हम नए वीडियो में ये ऐड कर देंगे। अगला है अक्षांशी विस्तार। तो इस टॉपिक को हम आइए देखते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। यानी भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी जिसको इक्वेटर बोलते हैं, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश कहा जाता है। यह एक ग्लोब पर खींची हुई रेखा है जो बस काल्पनिक रेखा है। ये सिर्फ मानी गई मानक रेखा है और ये सचमुच में पृथ्वी पर ऐसी रेखा है नहीं, ये बस मानक रेखा है। तो आइए हम देखते हैं ये जो अक्षांशी रेखा है वो कहाँ से है, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। ये कहाँ खींची जाती हैं, विषुवत रेखा के समांतर। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अक्षांशों को मिनट और सेकंडों द्वारा दर्शाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिएगा। अगला पॉइंट है, विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी जो हमारा अक्षांशी विस्तार है यानी इक्वेटर से जो उत्तरी साइड में है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। और जो दक्षिण की तरफ है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाता है। अगला पॉइंट है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 के अंतराल पर खींचा जाए यानी 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं,
तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी अगर इनको हम ऐड कर ले तो ये कितनी हो जाएंगी, 176 रेखाएं। 89 कहाँ पे है, ऊपर है, और यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और 89 कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में, और एक जो बचा वो विषुवत रेखा वाली लाइन है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है, सॉरी ये 179 होगा, यानी कि 89 + 89 + 1। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। मतलब जो हर अक्षांशी रेखा जो खींची हुई है वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। तो 1 डिग्री का जो अंतर है वो 111 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1 डिग्री का जो अंतर है वो 111 किलोमीटर के बराबर है। अगला पॉइंट है, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, को प्रधान यामयुत्तर रेखा कहा जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हम शॉर्टकट में जीएमटी भी कहते हैं। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं कहा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्या करती है, 2 खंड में डिवाइड कर देती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान यामयुत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी के नाम से। तो आपको ये तीनों शब्दों में देखने को मिल सकता है। अगला है, यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, यानी जो हमारी प्रधान यामत्तर रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, और प्रधान यामत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर के नाम से। और ये कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच, मतलब जो इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है वहां से गुजरती है। अगला है, प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। किसको देशांतर कहा जाता है, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जो हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है, यानी जिसको हमने क्या कहा है, 0 डिग्री कहा है, के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव यानी जो ऊपर की तरफ है, दक्षिणी ध्रुव जो नीचे की तरफ, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर लाइन। अगला देखते हैं, देशांतर रेखाएं कैसे समांतर नहीं होती है, मतलब अक्षांशी रेखाएं जो थी वो कैसी थी, समांतर थी, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो समांतर नहीं है। तो इसको आप डिफरेंट करके अगर याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा कि अक्षांशी रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं जो है वो समांतर नहीं है। अगला टॉपिक है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ध्रुव से यानी कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है, और बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इसी हिसाब से अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। और इसमें अगला पॉइंट दिया है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच जो है, यानी विषुवत रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 111.33 किलोमीटर है। कितना है, 111.33 किलोमीटर है विषुवत रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर यही हम ध्रुव की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे ये दूरी कम होती चली जाएंगी। अगला पॉइंट है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ये याद कर लीजिएगा कि अपना भारत कहाँ स्थित है। अगला पॉइंट है कि संपूर्ण भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो कितना है, तो ये देखते हैं, ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसकी अवस्थिति है। इसकी मुख्य भूमि कितनी है, 84 डिग्री तथा अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट है, और पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट है। पूर्वी देशांतर के मध्य क्या हुई है, ये फैली हुई है। अगला पॉइंट है, अतः भारत का विस्तार
उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो बीच का लाइन है, हम पढ़ चुके 0 डिग्री को क्या कहें, इक्वेटर कहा जाता है। और अगर हम 23.5 डिग्री पे जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यानी 23.5 डिग्री अगर हम उत्तरी अक्षांश में जाएंगे तो उसे कर्क रेखा कहेंगे, और वही 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाएंगे तो वो हमारा मकर रेखा कहलाएगा। और तो ये जो पॉइंट है इसमें दिया है कि भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो उष्ण का मतलब ये है कि ये जो है मकर रेखा और कर्क रेखा की जो अवस्थिति है उसके कारण यह उष्ण एवं कटिबंधीय प्रदेश कहलाया। उपोष्ण यानी कि जो कर्क रेखा का जो उससे लगा हुआ भाग है, मतलब उत्तरी तरफ, और मकर रेखा से तो दक्षिणी तरफ लगा हुआ भाग है, वो जो हमारा होगा वो उपोष्ण कटिबंधित होगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत एवं कर्क रेखा, यानी कि इंडिया एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो आइए देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की, इक्वेटर को तो आप याद कर लीजिए कि वो 0 डिग्री पे है। और उसी से देखिए हम सारा देख रहे हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया है। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये तो आप याद कर लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जिनमें जो राज्य हैं वो है, पहला तो गुजरात हो गया हमारा। ये पश्चिमी से हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले गुजरात हो गया, उसके बाद होगा राजस्थान, फिर से होगा मध्य प्रदेश, फिर होगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा झारखंड, उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से दोहराते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इसी क्रम में इसको याद करेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। अगला पॉइंट है, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। कहाँ होता है, कब होता है, ये याद कर लीजिएगा। ये हर पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कि सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च मतलब बिंदु पर कब होता है। तो ये 21 जून होता है। 21 जून आप हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ती है। यानी जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे जून महीने में, वैसे वैसे ही दिनों की अवधि यानी समय क्या होगा, वो बढ़ेगा। अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तो अलग से पेन कॉपी लेके अच्छे से लिख लीजिएगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये हमारा मैप दिया है, तो इसकी सहायता से हमको अच्छे से याद हो सकता है कि कर्क रेखा से मतलब कर्क रेखा हमारे भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहला राज्य जो है हमारा क्या है, गुजरात है। उसके बाद क्या है, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, झारखंड है। और झारखंड के बाद हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद उधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो मैप की सहायता से आप करेंगे याद तो जल्दी याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में हम इस पे देखेंगे। भारत की जो प्रमाणिक माध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, तो ये किस अक्षांश पे स्थित है, मतलब भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। तो ये डिग्री जो है ये है 82 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। कितना है, 82.5 डिग्री। ये भारत का जो है मानक समय है यानी IST। यह देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरता है, इलाहाबाद।
यानी वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरता है। मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर यह गुजरता है। तो ये याद कर लीजिएगा कि जो आईएसटी है वो कहाँ से होकर गुजरता है, तो हमारे प्रयागराज से। अगला पॉइंट है कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी ग्रीनविच माध्य यानी जीएमटी से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। भारतीय मानक समय क्या होता है, ग्रीनविच जो टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे होता है। इसमें ये है कि जितना ही हम क्या करते जाएंगे, पूर्वी तरफ जाएंगे, टाइम का क्या होता है, वो टाइम आगे होगा, और जितना हम पश्चिमी की तरफ जाएंगे, वो पश्चिमी गोलार्ध में जाने जाएंगे, उतना ही टाइम पीछे होता है। तो भारत का जो ये है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम जो है, भारत का जो पैमाना है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी अगर आप देखें, अरुणाचल प्रदेश में जो हो ये पूर्वी तरफ है, यानी पूर्वी गोलार्ध में है, और जो हमारा गुजरात है वो पश्चिमी गोलार्ध में है। तो जब सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले जो उसकी किरणें हैं वो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो टाइम होता है वो 2 घंटे का अंतर होता है। तो वही दिया गया कि भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु इसे जो है 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया। ये एकदम बीचों बीच से इसलिए होकर गुजरता है ताकि जो हम टाइम मानते हैं उसमें क्या हो, हमारी कठिनाई ना हो। मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश यानी ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा है, सबसे पहले ऊपर से आप देखिए, ऐसे ही इसी लाइन में आप याद करिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। मतलब क्रम आपका यही मतलब होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये मिला के कुल कितने हैं, 5। अगला पॉइंट है कि प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, तथा कुल मिलाकर ये कितनी होती हैं, 360 होती हैं। अगर हम देखें तो पूर्व की तरफ यानी पूर्वी में भी 180 होती है, और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 होती है। तो अगर हम इसको टोटल करें तो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगला पॉइंट है कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी को बराबर भागों में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 18 तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर नहीं, इसमें 180 होना चाहिए। ये पूर्वी तरफ 180 डिग्री और पश्चिमी तरफ 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। मैंने इसे पहले भी बताया, ये ऊपर वाले टॉपिक में दिया गया था, इसमें थोड़ी त्रुटि है तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यानी 24 घंटे बराबर कितना मिनट हो रहा है, 1440। यानी हम इसमें क्या करेंगे, 24 में 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1440 मिनट में ये 360 घूम जाती है। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है, 360 ही है। सूर्य पूर्व में क्या होता है, उदित होता है। कहाँ उदित होता है, पूर्व में, और पश्चिम में से पूर्व अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी जो है वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी धुरी पर घूमती है, और सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। अगला पॉइंट है 0 से 180 डिग्री। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की समय अवधि लगती है, एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 12 घंटे की अवधि लगेगी, और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे क्या होता है, ग्रीनविच टाइम से कितना होता है, 12 घंटे आगे होता है।
अगला है कि इसी प्रकार 0 डिग्री से अगर 180 डिग्री पश्चिमी की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में कितना 12 घंटे समय लगता है, यानी 12 घंटे आगे होता है, पीछे होता है। ये जो है कि अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे यानी पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो ये 12 घंटे पीछे होगा, और पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो यही टाइम 12 घंटे क्या होगा, आगे होगा। अगला पॉइंट है भूपृष्ठ पर 180 पूर्व यानी 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है, और इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। अगला है कि हमारा सीमावर्ती देश यानी सीमा से लगे हुए जितने कंट्री हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो मतलब कौन कौन से हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, तो आइए देखते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश, तो आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी देश है, ये तो सबको ही पता होगा। तो आइए पढ़ते हैं। भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव या श्रीलंका है। तो ये जो है स्थल से जो लगे हुए हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और ये जो दो बचे हुए यानी मालदीव और श्रीलंका जो है, ये जल से मतलब कि जल की तरफ जो लगे हुए देश हैं, ये मालदीव और श्रीलंका है। तो सबसे अगर देखा जाए कि मतलब सब सीमा जो है सबसे ज्यादा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो वो होगा बांग्लादेश। और सबसे छोटा कौन सा है, मतलब सबसे कम हमारे भारत की सीमा से सबसे कम लगने वाला हमारा कौन सा है, अफगानिस्तान, जो सिर्फ 106 किलोमीटर का ही बॉर्डर शेयर करता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की, यानी जो इनसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, यानी इन सब से जो रेखाएं लगी हुई हैं वो किस प्रकार की है, प्राकृतिक और मानव निर्मित है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में नेपाल से, कहाँ पे, उत्तर में, यानी उत्तर में नेपाल और चीन से, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, और पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व दिशा में बांग्लादेश से, म्यांमार में एवं म्यांमार से, पूर्व दिशा में दो देश है मतलब कि बांग्लादेश और म्यांमार, तथा उत्तर पूर्व में कौन है, भूटान है। तो एक बार इसको हम फिर से समझते हैं कि जो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल से लग रही है, उत्तर में कहाँ से लग रही है, चीन और नेपाल में, और उत्तर पश्चिम में एक ही देश है जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान, जो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। और ये पश्चिम में कौन कौन है, पाकिस्तान ही है, और पूर्व में दो देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, तथा उत्तर पूर्व में अकेला भूटान है। अगला पॉइंट है पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम है। किसके किसके साथ है ये याद रखिएगा। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में, यानी पश्चिम से देखा जाए तो पाकिस्तान और पूर्व से देखा जाए तो हमारा बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो कृत्रिम है अथवा मानव निर्मित है। जबकि अन्य देशों के साथ कैसी है, यानी अफगानिस्तान बचा, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं जो है प्राकृतिक है। किसके किसके साथ प्राकृतिक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ। तो ये मैप में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे है, अफगानिस्तान, और इधर उत्तर की साइड में हमारा चाइना और नेपाल है, और इधर पूर्व की दिशा में आपको दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश है और म्यांमार है। यानी ये सब, और स्थलीय में देख सकते हैं, ये जलीय में आप लोग देख सकते हैं मालदीव और श्रीलंका है। तो आप इस मैप से एक दो बार आप देख के या मैप करके सीख सकते हैं। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत की जो भू सीमा है वो 15,106.7 कितनी है, भू सीमा यानी जमीनी सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। द्वीपीय क्षेत्रों सहित तटीय कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ जो भू सीमाओं की लंबाई
निम्नानुसार है, मतलब किस हिसाब से इसको देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहाँ से होती है? जो मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ से? बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान से। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जो भारत है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल जो है, मतलब सबसे ज्यादा तो लगता ही है भारत की सीमा से बांग्लादेश से, लेकिन उसमें कौन से राज्य से लगता है? वो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कहाँ से लगाता है? जो म्यांमार है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से सबसे लंबी सीमा लगाता है। हाँ, तो हम आपसे बात किए थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप सब भी सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। आपने जो पढ़ा है उसी में से ये सारे क्वेश्चन हैं, ताकि आपका रिवीजन भी साथ में हो जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व के देश में कौन से स्थान पर है? पहला जो ऑप्शन दिया गया है 5वां, दूसरा हमारा है 6ठा, तीसरा है 7वां और चौथा है 8वां। तो आप लोग बताइए ये कौन सा होगा? मैंने शुरू में ही इसे करवाया है, पहले मैंने इसे ही बताया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पे है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट? कौन से राज्य से होकर हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है? तो किस किस से होकर गुजरती है मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसमें से हमें चूज करना है कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें ओडिशा, और बी वाला दिया है बिहार और झारखंड, तो यहाँ बिहार नहीं होना चाहिए था। सी है उत्तर प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन जो है बी ही सही है, यानी झारखंड से होकर ही गुजरती है। ओडिशा से होकर नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं गुजरती है, ना आंध्र प्रदेश से। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? यानी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि कर्क रेखा से होकर, मतलब कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, और इसमें है कि नहीं गुजरती है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो पहला है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो आपने पढ़ा है कि त्रिपुरा से होकर गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है, और भी अन्य राज्य जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इसमें ये जो है हमारा सी ऑप्शन ही गलत जवाब है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब सी ऑप्शन यानी मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, मणिपुर इसका जो है राइट आंसर है। तो आगे हम चलते हैं, ये उत्तर सी दिया है। ठीक, अगला है कि भारत मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री जो है किस नगर से होकर गुजरती है, जो हमारी मानक समय रेखा है? तो द लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पासेस थ्रू विच सिटी? कौन सी सिटी से होकर गुजरती है? तो नागपुर दिया गया है पहला ऑप्शन, बी है दिल्ली, सी है पटना, तो डी है इलाहाबाद। तो आपने पहले ही पढ़ा है, नागपुर तो है नहीं, दिल्ली पटना नहीं है, तो आपने पढ़ा है कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है। जो IST है हमारी, कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। आपका कौन सा सही हुआ? आपने कौन सा सही किया था? इसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना इस वीडियो से सीखा है, आप ये रिवीजन करने के दौरान आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप पहले अपने से कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं तो बता ही रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म
सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यानी भारत के जो राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, ये ऑप्शन ए है जिसमें दिया है आपको असम और राजस्थान है। बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है, या सी में दिया है असम और गुजरात है, और डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ध्यान पूर्वक सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो सबसे पूर्वी में क्या आएगा, हमने पढ़ा है सबसे पूर्वी में आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी में कौन सा आता है, गुजरात। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और एक चीज और बता दें कि सबसे उत्तरी में क्या है, जम्मू कश्मीर है, और सबसे दक्षिणी में क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसे हम नहीं बता रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा जवाब सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है, गुजरात क्या है, सबसे पश्चिमी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार पढ़ के तब करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ द नेशन ऑफ भूटान? तो इसका ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। क्या है, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो पश्चिम बंगाल हो गया। तो इसका ऑप्शन ये है कि जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान कहाँ पे है, सिक्किम तो मिलता ही है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी मिलता है और पश्चिम बंगाल भी। तो बचा क्या हमारा, मेघालय। यानी ऑप्शन बी राइट है हमारा। ऑप्शन बी जो है राइट जवाब है। तो आइए देखते हैं, हाँ, मेघालय से नहीं ये करता है। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, या पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण है, या अवशिष्ट सीमा का है, या परवर्ती सीमा का है। तो इसका जवाब जो है ए, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ये ऑप्शन ए आपका सही है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है, यानी क्या उसे क्या नाम दिया गया जिससे हम भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं? भाई, व्हाट इज इंडियन सेपरेटेड फ्रॉम द श्रीलंका? ए ऑप्शन है स्वेज नहर, बी है पाक जल डमरू मध्य, सी है खंबात की खाड़ी, डी है कच्छ की खाड़ी। तो ये हमें लगता है सबको पता होगा। इसका जवाब है ऑप्शन बी, यानी पाक जल डमरू मध्य से जो होता है हमारा भारत श्रीलंका अलग होता है। ऑप्शन बी जो है राइट जवाब है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है, और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आगे भी जो हम टॉपिक लाएंगे उसमें कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन रखें, जिससे आप फैक्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो इसी के साथ हम आपको कहेंगे धन्यवाद, और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम और भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।